अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिस इज़ हुमैरा यासीन एंड वी आर गोइंग टू स्टडी सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 2। टॉपिक इज लॉ, थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल एंड वी आल्सो गोइंग टू स्टडी डाटा एनालिसिस एंड डाटा ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सबको कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर किया करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। अच्छा जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। सबसे पहले जो हमने पढ़ना है कि थ्योरी होती क्या है। द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, मतलब जो हाइपोथेसिस हमने तजर्बा किया उसको और वो हर दफ़ा पे सही साबित होगी। डिफरेंट साइंटिस्ट ने उसके तजर्बा किया, उसको टेस्ट किया कि जो हाइपोथेसिस थी वो ठीक थी या नहीं, तो वो हर दफ़ा में सही साबित हो गई, तो उसको हम थ्योरी कहना स्टार्ट कर देंगे, तो वो एक थ्योरी बन जाएगी। ठीक है। और जो थ्योरी होती है वो एविडेंस की बेस पे होती है। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी बात कह दी चार लोगों ने कि जी ये बात ऐसे है, ठीक है, ये काम इसका रिजल्टेंट ये है, या आपने कह दिया कि जी ये वाले पेशेंट को ये वाली दवाई दे दो, तो इस तरह से नहीं, आपको बाकायदा प्रूफ्स देने होंगे, एविडेंस देनी होगी, ठीक है, सबूत देने होंगे उसके। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉ और प्रिंसिपल। अगर तो जो थ्योरी है वो सरवाइव करती है सच डाउटफुल अप्रोच एंड कंटिन्यू टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, इट बिकम्स अ लॉ और प्रिंसिपल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जो थ्योरी है अगर वो एक्सपेरिमेंट्स होने के बावजूद, ठीक है, वो उसके मुतालिक कोई डाउट ना रहे, कोई प्रॉब्लम ना रहे कि भी ऐसा कैसे हुआ या ये वाला काम किस तरह से हुआ, हर एक बात क्लियर होनी चाहिए। हर एक बात क्लियर हो तो वो लॉ बन जाती है, ठीक है, वो एक कानून बन जाता है। जैसे कि अभी आप लोग इधर देखिए, एग्जांपल्स मैंने दी हुई है। हार्डी-वेनबर्ग लॉ है और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ जो है आपने इनहेरिटेंस का कुछ पार्ट एट क्लास में भी पढ़ा है और नेक्स्ट आप इंशाल्लाह 10th क्लास में भी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो है वो कानून बन गए हैं, मतलब कि ये सारी जो बात पीछे ऑब्जर्वेशंस हैं वो सही साबित हुई है। अच्छा जी, आगे हम जो हैं वो पढ़ने जा रहे हैं डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस, के डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है और उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है। डाटा बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। डाटा को हम ऐसे से डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी मालूमात जिसको हम नामों से, डेट्स लिख के, मतलब तारीखें लिख के या कोई वैल्यूज लिख के प्रेजेंट कर सकें, जो कि ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट से हमने डिराइव की हो, मतलब हमने कोई मुशाहिदा किया हो, कोई तजर्बा किया हो, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको हम नामों की शक्ल में, तारीखों की शक्ल में या कोई वैल्यूज़ की शक्ल में, मतलब 4, 6, 8, 10, इस सूरत में जब हम लिख देते हैं तो उसको डाटा कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आगे है जी डाटा ऑर्गेनाइजेशन। अब जो हमारे पास डाटा है उसको फॉर्मुलेट करना, ठीक है, और हाइपोथेसिस को टेस्ट करना। क्या होता है जी, साइंटिस्ट जो हैं वो डाटा को इकट्ठा करते हैं, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं, तो उसको हम डाटा ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। आगे जी है डाटा एनालिसिस। जब हम डाटा को रेशोज में लिखते हैं, मतलब A/B, या हम इसको क्वाइटेंट में एक्सप्रेस करते हैं, मतलब कि A/B, तो उसको हम डाटा एनालिसिस का नाम देते हैं। और प्रोपोर्शनल क्या होता है इसके अंदर? प्रोपोर्शनल का मीन होता है टू ज्वाइन टू इक्वल रेशोस बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी। जब हम दो एक जितनी रेशोस को इक्वालिटी के साइन, मतलब इक्वल के साइन से शो कर रहे होते हैं तो वो प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो वो दो रेशोस के दरमियान की वैल्यू होती है, उसको प्रोपोर्शनल कहते हैं। उम्मीद है जी आपको ये वाला टॉपिक समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान सा टॉपिक था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था इसमें। और फिर भी अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई कर दूंगी आपको।
अब तक के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। और अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करें आपके एग्ज़ाम्स में। मिलते हैं फिर नई लेक्चर के साथ, नई जो है चीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।